नमस्कार साथियों, आधुनिक भारत का इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर में आपका स्वागत है। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हम देख रहे थे। पार्ट 3 आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। पहला है राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। दूसरा, युवा बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। इन 4 टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हैं राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय एक सुधारवादी समाजवादी आंदोलन में रहे हैं जो सोशल रिफॉर्म चले 18 और 90 की समय में। राजा राममोहन राय जो है 1772 से 1883 तक इनका रहा समय, जिन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण प्रबोधन का इनको जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनमें कई प्रतिभाएं थी, कई भाषाओं का ज्ञान था। राजा राममोहन राय जो है आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानते थे कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ जाना चाहिए। मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता के सिद्धांत में विश्वास करते थे। उन्होंने एक ईश्वरवाद में अपना विश्वास रखा। वो कहते एक ही ईश्वर है, एक ही ईश्वर में वो विश्वास रखते थे। गिफ्ट टू मोनोथिट्स जो है 1809 में इन्होंने लिखी थी, जिसमें वेदों और 5 उपनिषदों का इन्होंने बंगाली में अनुवाद किया था। और ये साबित करते हैं कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एक ईश्वरवाद का ही समर्थन करते हैं। फिर 1814 में ये वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने के लिए मूर्ति पूजा, जातिगत जो कठोरता थी, निरर्थक जो कर्मकांड चल रहे थे हमारे समाज में, सामाजिक बुराइयां जो थी, और इनके खिलाफ ये अभियान चलाते हैं। और कलकत्ता में एक आत्मीय सभा या मित्र समाज की 1814 में स्थापना करते हैं, जो कि एक संस्थागत रूप से इन्हीं जो सामाजिक सुधार हैं उनको करें। वे तर्कवादी विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने क्या है, वेदांत तर्क पर आधारित है ये घोषणा कर दी। ये कैसे की, उन्होंने उनका अध्ययन करके और उससे ये तर्क निकाले कि वेदांत तर्क पर आधारित है। तर्क की मांग हो तो शास्त्रों से भी विचलन हो सकते हैं। मतलब अगर तर्क अगर आपसे कह रहा है कि शास्त्र से नहीं तर्क से चलना है, तो शास्त्रों से भी आप विचलित किए जा सकते हो या हो सकते हो। ये राजा राममोहन राय जी का मत था। उन्होंने कहा कि तर्कवाद के सिद्धांत अन्य संप्रदायों पर भी लागू होते हैं। कोई भी संप्रदाय सब पे लागू होते हैं, खासकर उनके ऊपर जिनके अंधविश्वास के तत्व ज्यादा हैं, जिन धर्मों में या संप्रदायों में। उन्होंने ईसा मसीह के संदेश को हिंदू धर्म में शामिल करने की कोशिश की, तो इससे मिशनरी जो थे, ईसाई मिशनरी को नाराज हो गए, क्योंकि वो हिंदू धर्म में सम्मिलित कर रहे थे। इनका एक टॉप पॉइंट था इसमें कि विभिन्न संस्कृतियों जो सर्वश्रेष्ठ है, संस्कृतियां, सभी संस्कृतियों कुछ ना कुछ तत्व अच्छे हैं, कुछ अच्छी प्रथाएं हैं, कुछ अच्छे विचार हैं, उनका हम सर्वश्रेष्ठ का चयन करें और एक रचनात्मक और बौद्धिक प्रक्रिया बनाएं उसके द्वारा। तो वो उसके पक्षधर थे। और मिशनरी अपने ईसाई धर्म के लिए प्रचार कर रहे थे, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ऐसे करके सभी सम्मिलित विचारों को लेके एक हिंदू धर्म में जोड़ा जाए। रूढ़िवादी प्रक्रिया का उन्होंने कई बार सामना किया। रूढ़िवादी प्रतिक्रिया आती रही। रूढ़िवादी समाज में उस समय काल में रूढ़िवादिता फैली हुई थी। तो जब वो ऐसे सुधार आंदोलनों की ऐसे विचारों को प्रकट कर रहे थे, तो उनके खिलाफ भी रोष जागृत किया गया। 1828 में ये ब्रह्म सभा की स्थापना करते हैं। बाद में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज हो जाता है। इस सभा के माध्यम से ये क्या करते हैं, अपने विचारों और मिशन को प्रचारित करने का चाहते हैं। ये सभा इसलिए बनी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये विचार जो हैं तर्क के और बौद्धिक जो प्रक्रिया है उसके पहुँचें। समाज जो है अनंत अथाह अपरिवर्तनीय सत्ता की पूजा और आराधना के लिए प्रतिबद्ध था, जो ब्रह्मांड का लेखक और रक्षक संरक्षक है। मतलब वो कह रहे हैं कि समाज जो है, जो अनंत है, अथाह है, अपरिवर्तनीय जो सत्ता है, उसकी पूजा आराधना करो, जिससे ब्रह्मांड बना है, जिसने उसका लेखन किया है, संरक्षक किया है। तो एक मिला के ये एकेश्वरवाद पे ही जा रहे हैं। और ये एकेश्वरवाद में भी किस पे जा रहे हैं, एक होती है सगुण भक्ति, ये निर्गुण भक्ति की तरफ जा रहे हैं। निर्गुण भक्ति में ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, स्वरूपहीन होता है ईश्वर। ठीक है, जैसे इस्लाम में होता है, तो इस प्रकार से निर्गुण भक्ति में ये देखते हैं। हमारे यहाँ कबीरदास जो है वो निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण राम में उनकी श्रद्धा थी। उनके विचार और गतिविधियों का उद्देश्य सामाजिक न्याय था। उनका ओनली जो उद्देश्य था वो क्या था, समाज में न्याय की स्थापना हो, सभी को समानता मिले, स्वतंत्रता मिले, बंधुत्व के साथ हम रहें। 1818 में सती विरोधी जो संघर्ष उन्होंने प्रारंभ किया, उन्होंने मानवता, तर्क और करुणा की अपील करने के साथ
अपनी दलीलों को साबित किया कि भाई मानवता होनी चाहिए, सती प्रथा मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। तर्क को देखो कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति की मृत्यु होने पे दूसरा व्यक्ति भी उसके साथ अग्नि में जल जाए। ठीक है, करुणा दया का भाव होना चाहिए। तो ये सब दलीलें उनकी दी, और कोई भी धर्म विधवाओं को जिंदा जलाने की अनुमति नहीं देता। ये इन तर्कों पे मानवता तर्क और करुणा की जो अपील है उसके साथ ये सिद्ध करते हैं कि विधवाओं को जिंदा जलाना कोई भी धर्म कैसे अनुमति दे सकता है। उन्होंने शमशान घाटों का दौरा किया, सतर्कता समूहों का आयोजन किया। सतर्कता समूह मतलब जागरूक समूह जो होते हैं, जो जागरूक हैं, जो समझते हैं चीज़ों को, तर्क और विज्ञान पे अपने आप को विश्लेषित करते हैं। सती प्रथा के खिलाफ जो है उनके संघर्ष के दौरान सरकार को जो है जवाबी याचिकाएं दायर की इन्होंने। उनके प्रयासों को 1829 में सरकारी विनियमन द्वारा क्या पुरस्कृत किया गया। 1829 में सरकारी विनियमन से क्या हुआ, सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया गया। तो ये इनकी एक पहली विजय थी। महिलाओं के अधिकारों के लिए एक प्रचारक के रूप में रॉय ने महिलाओं की सामान्य अधीनता की निंदा की। सामान्य अधीनता है कि घरेलू जो अधीनता है, आप घर से बाहर अपने शिक्षा के लिए, अपने व्यवसाय के लिए नहीं जा पा रही हैं महिलाएं, तो उसकी भी उन्होंने निंदा की और प्रचलित गलत धारणाओं का भी विरोध किया। महिलाओं को एक निम्न सामाजिक दर्जा देने का आधार बनती थी जो धारणाएं कि नहीं, औरतों को घर में रहना चाहिए, औरत समाज में इज्जत का स्वरूप है, ये सब चीज़ें जो है उन्होंने इसकी निंदा की। फिर आते हैं राय, जो राजा राममोहन रॉय ने बहुविवाह जो है, विधवाओं की जो अपमानजनक स्थिति थी उस पर हमला किया कि भाई विधवाओं के साथ जो विधवा हो रहा है, और ये बहुविवाह में जो एक व्यक्ति कई औरतों से विवाह कर रहा है, इसमें महिलाओं का शोषण होता था कहीं ना कहीं। तो महिलाओं के लिए उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार की भी इन्होंने मांग की कि वो जब उसी परिवार में जन्म ले रही हैं या उसी परिवार में वो हैं, उसका सदस्य हैं, तो उनको भी उत्तराधिकारी का दर्जा मिलना चाहिए, उनको भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। राजा राममोहन राय ने आधुनिक शिक्षा की वकालत की। तो भाई इस आधुनिक शिक्षा क्यों वकालत की, क्योंकि इसमें विज्ञान है, तर्क है, और विज्ञान और तर्क के आधार पे ही अंग्रेज क्या कर रहे हैं, पूरे दुनिया में अपना उपनिवेश बना रहे हैं। तो उस पर वो ध्यान दे रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा को हमें प्रसारित करना चाहिए। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। उसके लिए ये क्या, डेविड हैरे जो हैं उनका क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। डेविड हैरे ये 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं, तो ये इसका समर्थन करते हैं। ये अंग्रेजी स्कूल में यांत्रिकी और वोल्टेयर का दर्शन पढ़ाया जाता है। रॉय का जो स्कूल था उसमें यांत्रिकी मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और वोल्टेयर का जो दर्शन था वो पढ़ाया जाता था। 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां भारतीय और पश्चिमी शिक्षा जो है सामाजिक और भौतिक विज्ञान दोनों के पाठ्यक्रम से पेश की गई। तो भाई हमें सिर्फ भारतीय नहीं पढ़नी है, न सिर्फ पश्चिमी शिक्षा, दोनों का एक मिला जुला, जिसके जो बेहतर तर्क हैं जिस मुद्दे पे, उनको हमें पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी बौद्धिक विकास हो। फिर आते हैं हम राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज में। इन्होंने क्या किया, बंगाली व्याकरण जो है उसकी एक पुस्तक संकलित की और उसे आधुनिक सुरुचिपूर्ण गद्य शैली विकसित करके बंगाली भाषा को समृद्ध बनाने में मदद की। लेकिन जो एक्चुअल था कि पहले तो उन्होंने व्याकरण की पुस्तक लिखी, फिर जो गद्य शैली थी उसको थोड़ा रुचिपूर्ण बनाया, थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग बनाया, जिससे लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, लोग पढ़ें समझें चीज़ों को। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर कोई भी भाषा को अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ना चाहेंगे तो वो भाषा अपने आप समृद्ध होती जाएगी। राजा राममोहन राय एक प्रतिभाशाली भाषाविद थे। भाषाविद ये थे, इन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू और उसके सहित 1 दर्जन से अधिक भाषाओं का इनको ज्ञान था। भाषा इतनी ज्ञान होने की वजह से इनका जो अध्ययन का दायरा है वो व्यापक हो गया। अगर किसी का दायरा व्यापक हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कर रहा है, तो उसकी बौद्धिक क्षमता जो है, तर्कशीलता है, वो आप अपने आप बढ़ जाएगी, और उसी के आधार पर वो लोगों में जागरूकता लाएगा, समाज में परिवर्तन लाने की प्रयास करेगा। राजा राममोहन राय और ब्रह्म समाज प्रेस की स्वतंत्रता के लिए साहसी समर्थक ये रहे। भारतीय पत्रकारिता के अग्रणी रूप में इन्होंने क्या किया, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, फारसी में पत्रिकाएं लिखी ताकि जनता को शिक्षित किया जा सके और सूचित किया जा सके। सूचित करना क्यों जरूरी है, क्योंकि समाज में अभी भी अशिक्षा का अभाव है, जागरूकता का अभाव है, अपने अधिकारों के प्रति सजगता नहीं है। तो इसलिए उनको सूचित करने के लिए पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और इसलिए वो प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। सरकार के समक्ष उनकी शिकायतों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो आम जनता है उनका। राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में रॉय ने बंगाली जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं की निंदा की।
जो बंगाली जमींदार थे, जो लगान के रूप में या अपने मनमाने शुल्क के रूप में क्या है दमन कर रहे थे किसानों का, तो लगान तय करने की वो मांग करते हैं कि तय लगान हो जिससे कि वो फ्लक्चुएशन ना हो या वो परिवर्तित लगान ना हो जो किसानों पर ज़्यादा इफेक्ट डालता है। उन्होंने भारतीय और यूरोपीय लोगों के बीच न्यायिक समानता की बात की कि भाई दोनों के लिए समान न्याय होना चाहिए, समान न्यायिक कानून और समान न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके लिए मुकदमा ज्यूरी द्वारा चलाया जाना चाहिए। ज्यूरी में मतलब जो कुछ जज बैठते हैं मिलके एक पर्टिकुलर मत के बाद, सभी की सहमति के बाद न्याय होता है। राजा राम मोहन राय जो हैं एक अंतर्राष्ट्रीयवादी भी हैं, इंटरनेशनलिस्ट भी हैं। इंटरनेशनलिस्ट किस प्रकार से हैं कि वो जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉपरेशन का वकालत करते हैं और इस वजह से वो उस समय में अपने आसपास के लोगों से बहुत ही आगे चले गए हैं। वे विचार और कर्म के सहयोग, राष्ट्रों के बीच भाईचारे के पक्षधर हैं कि आप सभी राष्ट्र आपस में कॉपरेशन करो, आपस में सहयोग करो, इसी से तो आपका विकास होगा। एक का विकास होगा तो दूसरे का विकास होगा। फिर आते हैं ब्रह्म समाज की कुछ विशेषताओं पे। तो इसने जो है बहुदेववाद और मूर्ति पूजा की निंदा की, देवी अवतारों में विश्वास को खारिज कर दिया, कोई अवतार नहीं होते। इसने इस बात से इनकार किया कि कोई भी धर्म ग्रंथ मानव तर्क और विवेक से परे अनंत अधिकार का दर्जा प्राप्त कर सकता है, कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जो तर्क और विवेक से ऊपर हो। कोई भी धर्म ग्रंथ में ऐसा नहीं है। सभी मानव के द्वारा सर्जित हैं, तो मानव के तर्कों से ऊपर कैसे चले जाएंगे। ठीक है। इन्होंने कर्म और आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत, कर्म एक तो और एक आत्मा के पुनर्जन्म, इन सिद्धांतों पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाया। इन्होंने अपने ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे उन्हें उनके व्यक्तिगत विचारों पर छोड़ दिया कि भाई ये आपके व्यक्तिगत विचार हैं, अगर आप इसको मानते हैं तो मान सकते हैं, हमारा इसमें कोई मत नहीं है। ठीक है। ये विश्वास के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया। इन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की, जातिवाद का जो पदानुक्रमित और जो सोपानिक जो सिस्टम था उस पर उन्होंने अपने विचार रखे। ब्रह्म समाज की अगर बात करें, सामाजिक सुधार के मामलों में समाज ने कई रूढ़ियां और अंधविश्वासों पर हमला किया। कई प्रकार की हमारे समाज में जो रूढ़ियां चल रही थी, विदेश जाने के खिलाफ प्रचलित हिंदू पूर्वाग्रह की निंदा की। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति है विदेश जाने पे उसको क्या किया जाता था, धर्म भ्रष्ट बोला जाता था कि भाई जो विदेश जाएगा वो धर्म उसका भ्रष्ट हो जाएगा। हिंदू धर्म में ये पूर्वाग्रह था, तो उसको उन्होंने निंदा की, जिससे कि लोगों में ये जागरूकता है कि विदेश जाना कोई गलत नहीं है। अगर आप शिक्षा पाने, अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पाने या अपने समाज या अपने राष्ट्र की भलाई के लिए अगर कहीं जा रहे हैं दूसरे देश, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इसने समाज में, ब्रह्म समाज ने महिलाओं के लिए सम्मानजनक स्थिति के लिए काम किया, सती प्रथा की निंदा की। ठीक है। पर्दा प्रथा के उन्मूलन को इन्होंने काम किया। बाल विवाह और बहुविवाह जैसे को जो प्रथा चल रही थी उन पर भी इन्होंने वार किया। विधवा पुनर्विवाह को उन्होंने फिर से लोगों में जागरूक करके कि विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, इससे महिलाओं का सुरक्षा मिलती है, महिलाओं को सम्मान मिलता है। शैक्षिक सुविधाओं का उन्होंने प्रावधान किया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शैक्षिक सुविधाएं पहुँचे। इन्होंने जातिवाद और अस्पृश्यता पर भी हमला किया। इसे केवल सीमित सफलता मिली, लेकिन इन्हें इस मामले में जातिवाद और अस्पृश्यता में इनको थोड़ी बहुत ही सफलता मिली, ज़्यादा सफलता नहीं मिली। अब अगला है यंग बंगाल आंदोलन और हेनरी विवियन डेरोजियो। ये डेरोजियो द्वारा चलाया गया था यंग बंगाल आंदोलन। 1820 के दशक के अंत में और 1830 के दशक की शुरुआत में बंगाल में युवाओं के बीच एक क्रांतिकारी बौद्धिक प्रवृत्ति उभरी, क्रांतिकारी विचार आए। बौद्धिक प्रवृत्ति का मतलब है तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का व्यवहार आया। तो यंग बंगाल आंदोलन जो है इसी का नाम है, इसी का जो उपज है इसी आंदोलन के रूप में हुई। इसमें क्या होता है कि जो एक युवा है एंग्लो इंडियन है हेनरी विवियन डेरोजियो, 1809 में से 1831 तक इनका समय रहा। इन्होंने 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज में पढ़ाया था। तो इसी में इन्होंने प्रगतिशील विचार और अपने तर्कों से एक प्रेरक या एक नेता की रूप में अपना कार्य किया। महान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली इन्होंने, और डेरोजियो ने अपने विद्यार्थियों को क्या किया, स्वतंत्रता और तर्कसंगत, स्वतंत्र और तर्कसंगत रूप से सोचने कि आप स्वतंत्र रूप से सोचिए, आप किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। ठीक है। जल्दी सभी की बातें मत मान लीजिए, सोचें तर्कसंगत, सवाल करें हर मुद्दे पे, स्वतंत्रता समानता बंधुत्व से प्यार करें कि स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, सब जगह बंधुत्व होना चाहिए आपस में। तो इस चीज पे पतनशील रीति रिवाजों और परंपराओं का विरोध करने के लिए इन्होंने
युवाओं को प्रेरित किया, अपने छात्रों को। डेरोजियो जो है महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा का भी समर्थन करते हैं। डेरोजियो आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी कवि भी कहलाए जाते हैं। अगर भारत की बात कर रहे हैं तो हम उसमें हिंदी के लिए हम जो है हिंदी में राष्ट्रवादी कवि के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को बोलते हैं। इन्होंने हिंदी को जो है जिस आज स्थिति में है साहित्य में वहां तक पहुंचाने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अब आता है यंग बंगाल आंदोलन की कुछ कमजोरियां कि इसमें कमजोरियां क्या रही। इसमें सीमित सफलता मिली, कारण वहां उस समय हमारे समाज की जो परिस्थितियां थी वो, क्योंकि क्रांतिकारी विचारों को अपनाने के लिए उस समय समाज तैयार नहीं था। ठीक है, किसी भी अन्य सामाजिक समूह वर्ग से उनको कोई समर्थन नहीं मिला था। डेरोजियो का जनता के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं था। एंग्लो इंडियन थे तो वो इंडियन वाला जो एक था वो सिस्टम नहीं था। और फिर ऐसे किसानों के मुद्दों पर इन्होंने कोई क्या उठाए नहीं, विफल रहे इस मुद्दे पे, ये तो किसानों से जुड़ नहीं पाए। और कुछ कमजोरियों में देखें, अपनी सीमाओं के बावजूद डेरोजियो ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर सार्वजनिक शिक्षा की राजा राममोहन राय की परंपरा को आगे बढ़ाया। इनके पास बहुत सी हर्डल्स थे, लेकिन तब भी इन्होंने डेरोजियो ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो प्रश्न थे उन पे और सार्वजनिक शिक्षा के जो राजा राममोहन की परंपरा थी उसको आगे बढ़ाया। अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो उच्च श्रेणी की सेवाओं में भारतीयों को शामिल करने की वकालत की इन्होंने। दमनकारी जमींदारों से किसानों की सुरक्षा के लिए वकालत की। भारतीय श्रमिकों के साथ जो बेहतर व्यवहार होना चाहिए ब्रिटिश उपनिवेशों में, क्योंकि हमारे देश से जो है मजदूर जो है बाहर जाते थे, भारतीय लोग जो है मजदूरी के लिए अंग्रेज उनको बाहर दूसरे देशों में लेके जाते थे। अफ्रीका लेके गए, अमेरिका लेके गए, कई देशों में लेके गए। तो जहाँ जहाँ उनके उपनिवेश थे ब्रिटिशर्स के, वहाँ लेके जाते थे। तो वहां पर उनके साथ सही व्यवहार हो इसकी वकालत की। कंपनी के चार्टर में संशोधन के लिए कहा। प्रेस की स्वतंत्रता और जूरी द्वारा सुनवाई की मांग की, जो कि कौन कर रहे हैं, आपके राजा राममोहन राय भी कर रहे हैं इसकी वकालत, जूरी द्वारा सुनवाई की। फिर आते हैं हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है पाश्चात्य विचारक थे, पाश्चात्य संस्कृति से प्रेरित थे, महान विद्वान थे और विद्वानों के प्रति इनकी उदार थे। जो भी विद्वान तर्क और विज्ञान की बात करता है उनके प्रति इनका सहयोगपूर्ण व्यवहार रहता था। 1850 में वे संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य बनते हैं। वे शास्त्र ज्ञान और पर पुरोहितों का जो एकाधिकार था उसको तोड़ने के लिए दृढ़ थे कि भाई शास्त्र ज्ञान सिर्फ पुरोहितों से क्यों ले, कोई भी गैर ब्राह्मण भी क्या है साहित्य शास्त्र का ज्ञान ले सकता है, वेदांत वेद पढ़ सकता है। इसीलिए इन्होंने संस्कृत महाविद्यालय खोला जिसमें गैर ब्राह्मण भी क्या कर सकते थे, शास्त्र ज्ञान ले सकते थे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पश्चिमी विचारों को शामिल किया। ठीक है, संस्कृत शिक्षा के पुरोहितों द्वारा आरोपित अलगाव को तोड़ा कि भाई संस्कृत शिक्षा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप उसमें भाषागत या साहित्यिक देख रहे हो, उसमें भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उसको लाना है। तो पश्चिम के जो अच्छे विचार हैं उनको उसमें सम्मिलित किया गया, जिससे एक क्या है बौद्धिक विकास हो लोगों का। एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने संस्कृत पढ़ाने के लिए एक नई पद्धति की विकसित की, एक सरल और नई पद्धति जिससे कि संस्कृत जल्दी से लोग सीख सकें, क्योंकि गैर ब्राह्मणों तक हमें संस्कृत पहुंचानी थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है एक नई बंगाली प्राइमर, जो बच्चों को पढ़ाने सिखाने वाली जो प्राथमिक पुस्तक होती थी वो तैयार करते हैं बंगाली में, और एक नई गद्य शैली ये विकसित करते हैं। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक आंदोलन शुरू किया था, जिसके परिणामस्वरूप क्या हुआ, विधवा पुनर्विवाह को वैधानिक मान्यता इन्होंने दिलवाई। बाल विवाह और बहु विवाह के भी ये विरोधी थे। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। ठीक है, स्कूल के सरकारी निरीक्षक के रूप में इन्होंने 35 लड़कियों के स्कूलों को संगठित करने में मदद की, 35 स्कूलों को एक साथ संगठित किया। और जहां पर उनको लगा कि खर्च नहीं चल पा रहा है या उसके लिए धन नहीं आ रहा, तो वहां स्वयं उन्होंने अपने खर्च पर उनको चलाया। बैथ्यून स्कूल है, बैथ्यून जो है 1849 में ईडी बैथ्यून ने यह बनाया था। इसके ये सचिव के रूप में रहे और भारत में महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के अग्रदूतों में से ये एक थे। अब हम देखते हैं सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र के सतारा में इनका जन्म हुआ ज्योतिबा फुले का, और ये एक माली समुदाय से आते हैं। उन्होंने उच्च जाति के वर्चस्व और ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन किया महाराष्ट्र में। फुले 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। ठीक है, इसमें जो है माली, तेली, कुनवी, सारी और धनगरों से जो पिछड़े वर्गों से जुड़े हुए लोग थे वो जुड़ते हैं। लैंगिक समानता की ये बात करते हैं, सिर्फ जातिगत ही नहीं कर रहे, ब्राह्मणवादी विचार ही नहीं रख रहे, लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं। महिला शिक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्री सावित्रीबाई
फुले की मदद से पूना में क्या किया, लड़कियों का स्कूल खोला। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन इन्होंने चलाया और 1854 में विधवाओं के लिए एक घर भी इन्होंने बनाया जहाँ पे विधवाएं रहकर शिक्षा ले सकती हैं और सम्मान की जिंदगी जी सकती हैं। उन्होंने सामाजिक सुधार कार्यों के लिए महात्मा की उनको उपाधि दी गई थी उनके अच्छे कार्यों के लिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इसके, जैसे मुख्य उद्देश्य इनका जो था समाज सेवा था, महिलाओं और निम्न जाति के लोगों के भी शिक्षा का प्रसार करना है। ठीक है, इनकी रचनाओं में जैसे सार्वजनिक सत्यधर्म और गुलामगिरी जो है, इससे ये जनता को प्रेरणा स्रोत बनते थे या उनको प्रेरणा प्रदान करते थे। फूले ने ब्राह्मणों के प्रतीक राम के विपरीत राजा बलि के प्रतीक का इस्तेमाल किया है। फूले का लक्ष्य जाति व्यवस्था और सामाजिक धार्मिक असमानताओं का पूर्ण उन्मूलन था। वे संस्कृतवादी हिंदू धर्म के खिलाफ थे। जो संस्कृतवादी जो पुरोहितवादी जो धर्म है उसके वो क्या है, खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि भाई गैर ब्राह्मण क्यों नहीं कर सकते वही कार्य जो एक पुरोहितवादी या ब्राह्मण करते हैं। सभी के लिए समान रूप से क्या है वो होना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय। ये जो है राजा राम मोहन राय और उनसे भी आगे जाके धर्म का सिर्फ अच्छे विचार नहीं ले रहे हैं, ये कह रहे हैं कि धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, ये धर्म जो शोषण कर रहा है उस तरह के विचार जो है वो रख रहे हैं। वो बहुत मतलब उस पर आगे जा रहे हैं, संस्कृतवादी हिंदू धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं एक सरल धर्म होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, जिसमें सभी को समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व के साथ रहने वाली स्थिति हो। ये हमारा आज का लेक्चर था। अभी हम क्या है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ रहे हैं। हमने इसके आगे 2 लेक्चर डाल दिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर देखेंगे तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें आपको ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के जो भी लेक्चर हैं सारे मिल जाएंगे। ये तीसरा लेक्चर है हमारा आज, तो इनको तीनों को क्रम से आप देख लें। ठीक है, और इससे जो हम पढ़ा रहे हैं इस तरीके से, इसमें जो है एडिटोर ये लेक्चर तो है, साथ में ये जो पीपीटी है, ये वीडियो का जो पीडीएफ है, ये आपको हम टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा रहे हैं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी बुक पढ़ने की। एक समग्र रूप से एक अच्छे डिटेल में हम इन नोट्स को लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी को फॉलो करें और बेहतर तरीके से इसका अध्ययन करें और रिवीजन करें। आपको किसी और रिसोर्स की या सोर्स की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने करंट अफेयर्स के लिए एक तरीका देखा है कि मंथली हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे। डेली करंट अफेयर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मंथली सही है। एक मंथ में आप इकट्ठा पूरा एक पढ़ लीजिए, उसका पीडीएफ देख लीजिए, उसका रिवीजन करते रहिए। हम सब्जेक्ट चलाएंगे और जो राजस्थान से इम्पोर्टेंट जुड़े हुए लोग हैं राजस्थान एग्जाम से, उसके लिए हमने राजस्थान हिस्ट्री का भी लेक्चर स्टार्ट किए हैं, उसका भी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा रहे हैं। तो आपको अगर हमारा ये इनिशिएटिव और आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, और अगर हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ही समर्थन से, सहयोग से हमें क्या है साहस मिलता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने का। धन्यवाद।